अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्ट्रेटेजिक इनसाइट के स्पेशल एपिसोड में आई वेलकम यू। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन बुखारी। आज हम डॉक्टर साहब से ख़ास बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बंगाल टाइगर्स की। मैं उस बंगाल टाइगर का जिक्र नहीं कर रहा, मैं एशियन टाइगर्स की बात कर रहा हूँ, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी पिछले चंद सालों में कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गई है। क्या ऐसे वाक़यात हैं, क्या ऐसी तरक्की है जो वो कर रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ा हुआ है। एक जनरल परसेप्शन भी है। पूछते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब क्या वाकई ऐसी बात है? देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है। अब हम ये बातें सुन रहे हैं, उमर सैफ साहब ने भी ट्विटर पर कुछ अर्सा पहले शेयर किया कि बांग्लादेश का जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो गया है। जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सबसे ज़्यादा वेल नोन इंडिकेटर समझा जाता है। तो उसके अलावा बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स। करेंसी के ऊपर भी बात, करेंसी की वैल्यू भी उनकी ज़्यादा, लेकिन चलें उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैपनीज़ येन की वैल्यू कम है, लेकिन वो बहुत मजबूत करेंसी है। करेंसी में तो इट्स द स्टेबिलिटी दैट मैटर्स। लेकिन उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई हैं। इसके अलावा उनका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें जो है, लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली एक पावरफुल मुल्क बन रहा है। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान दोनों को बहुत ज़्यादा आउटपेस कर रहा है। लेकिन हम इसका अगर ठंडे दिलो दिमाग से एनालिसिस करें तो पिक्चर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात तो है कि जिस जीडीपी की आप अगर बात कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश का ज़्यादा हो गया, वो तो नॉमिनल जीडीपी है। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जिस जीडीपी की इंडिकेटर को ज़्यादा यानी कि एक्यूरेट माना जाता है कि वो इकॉनमी की पिक्चर को पोर्ट्रे ज़्यादा बेहतर करता है, वो है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। क्योंकि बेसिकली जो इशू है वो यही है कि परचेजिंग पावर इज़ द मेन थिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद मनी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के जीडीपी को अगर देखें तो वो पाकिस्तान का बांग्लादेश से अभी भी काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान का दुनिया में इसमें 26 नंबर है और बांग्लादेश का 31 है। फिर एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स बांग्लादेश की पाकिस्तान से ज़्यादा है और ये ट्रेंड जो है वो इंटरेस्टिंगली रिवर्स हुआ है 2008 के बाद। 2008 में पाकिस्तान की 24 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी और बांग्लादेश की 14 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 50 बिलियन से ऊपर हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अभी टोटल 26 बिलियन है। तो ये 2019 के ना, पाकिस्तान का फ़र्क नहीं है, पाकिस्तान की वही है, हाँ। बांग्लादेश का बहुत फर्क है। लेकिन दो तीन चीज़ें पाकिस्तान को, तो जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया, वो जो अमेरिकी आजकल बड़ी बातें कर रहे हैं, वो वॉर अगेंस्ट टेरर थी। उसने पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मुकम्मल तौर पर डिस्करेज किया और पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को भी उस दौर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से। और उस दौर में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल का जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो बांग्लादेश भी शिफ्ट हुई पाकिस्तान से। उन दिनों बांग्लादेश में टेक्सटाइल का बूम आ रहा था और बांग्लादेश की जो ये सारी एक्सपोर्ट है ना, 83% इज टेक्सटाइल। मतलब टोटल है ही टेक्सटाइल ही, सारा टेक्सटाइल पर ही चल रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स पर चल रहा है। और इसी वजह से जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, उस पर बांग्लादेश बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है, उसको तो हम खैर आगे देखेंगे। लेकिन इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज़ आपको बताता है कि आपकी इकॉनमी में डाइवर्सिटी कितनी है। अगर आपकी इकॉनमी में ज़्यादा डाइवर्सिटी होना होता है, या कि अगर एक सेक्टर को ग्लोबली कोई डस लग जाती है, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके 5 और सेक्टर भी हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अगर देखें तो वो बांग्लादेश की निस्बत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इंडेक्स में पाकिस्तान की रेटिंग -0.59 है, जो कि बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी बुरी है। लेकिन बांग्लादेश की उससे भी काफ़ी बुरी है, -1 से भी नीचे है। जिससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल पर इतना ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट है कि अगर इस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम अगर खुदा ना खास्ता होता है, कि मेरी पर्सनली आई एम वेरी प्रो बांग्लादेश। मेरा पॉइंट ये है कि उसकी तरक्की का स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और वो हैं भी मुसलमान। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है टेक्सटाइल सेक्टर को, तो बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत बुरी तरह क्रैश भी कर सकती है। उनका ग्रोथ रेट जो भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्रैश भी कर सकता है। ऑन द अदर एंड डाइवर्सिफाइड इकॉनमी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। इसी वजह से जिस मुल्क का इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स बेहतर हो, उसके बारे में कहा जाता है कि इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया हो।
जो रियलिटी है वो ये है कि बांग्लादेश ने कुछ शोबों में बहुत अच्छी स्ट्राइड्स की हैं, खासतौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर्स में। और बांग्लादेश को, आज के बांग्लादेश को आप 20 साल पहले वाले बांग्लादेश से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया है, और अगर इसी तरह ये फ़र्क चलता रहा, ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान को परचेसिंग पावर पैरिटी में भी क्रॉस कर लें। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। अभी पाकिस्तान की इकॉनमी ओवरऑल अगर देखा जाए, इकोनॉमिक पावर वो बांग्लादेश की निस्बत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स उनकी बेशक ज़्यादा हो, लेकिन रेमिटेंसेस और उसके अलावा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बदौलत पाकिस्तान इकोनॉमिकली ज़्यादा रेजिलियंट भी है, और इसी वजह से परचेसिंग पावर पैरिटी और इन इंडिकेटर्स में पाकिस्तान का जीडीपी भी बेहतर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी से कंपेयर किया जाए बांग्लादेश की इकोनॉमी को, तो सिवाय एक्सपोर्ट्स के पाकिस्तान और तमाम चीज़ों में उनसे एक और भी चीज़ है जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो है पर कैपिटा। एक चीज़ है ना ओवरऑल इकोनॉमिक पावर। अब जैसे इंडिया है, अगर इंडिया पर कैपिटा में बुरा भी परफॉर्म करे ना, लेकिन इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान को फार आउटस्ट्रिप कर जाती है। जैसे कि 1960s में पर कैपिटा इंडिकेटर्स में पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था, लेकिन इकोनॉमिक पावर इंडिया की टोटल जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हाई था। तो टोटल इकोनॉमिक पावर में पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कुछ आगे है। लेकिन अगर आप पर कैपिटा इंडिकेटर्स देखें, हर पर कैपिटा इंडिकेटर पर बांग्लादेश पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान की आबादी 22.5 करोड़ है, बांग्लादेश की 17 करोड़ है। एक सिंगल बांग्लादेशी सिटीजन इस वक्त पर कैपिटा के लिहाज से पाकिस्तानी सिटीजन से वेल ऑफ ज़्यादा है, ज़्यादा वेलफेयर भी इसको मैसर है। इसी वजह से बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अभी पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, इनकम इनइक्वालिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उस पर बांग्लादेश पाकिस्तान से पुअरली परफॉर्म कर रहा है। जो जीनी कोएफिशिएंट है ना, जो कि मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को, उसमें पाकिस्तान का स्कोर बांग्लादेश से काफ़ी बेहतर है, जिससे जाहिर होता है कि शायद जो आम आदमी है उसकी लाइफ पाकिस्तान में थोड़ी बेहतर है। लेकिन बांग्लादेश में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतनी ज़्यादा दौलत का इर्तिकाज़ हो गया है कि ओवरऑल जीडीपी को उन्होंने इतना हाई कर दिया कि पर कैपिटा में भी उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। तो ओवरऑल मिक्स पिक्चर है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, आप यही कह सकते हैं बांग्लादेश बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर इन दोनों ममालिक की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखा जाए या इकोनॉमिक स्टैंडिंग को देखा जाए, 20 करोड़ का एक मुल्क है, 17 करोड़ का एक मुल्क है, डिसअपॉइंटिंग है, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है। बांग्लादेश ने कुछ बेहतरी की है, ट्रेंड बेहतरी की तरफ आया, लेकिन सिर्फ एक ही सेक्टर में किया। वो एक ही टोकरी में सारे अंडे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उस टोकरी को कुछ हुआ तो बहुत बुरा क्रैश आ सकता है। उसके अलावा तो की भी नहीं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान और बांग्लादेश इकोनॉमिक पावर के लिहाज से बहुत कमज़ोर ही ममालिक हैं, अभी भी कमज़ोर है और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन हेल्प पर। और इन कंट्रास्ट अगर आप तीसरे बड़े मुल्क को देखें ना इस खत्ते के, इंडिया को, वो एक बड़ी डिफरेंट पिक्चर पोर्ट्रे करता है। उनकी इकॉनमी इन दोनों ममालिक से कोई कंपैरिजन इस वक्त नहीं रखती और बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है। डॉक्टर साहब, आपने तीसरे मुल्क का नाम ले दिया, हमारे उनसे भी इकॉनमी में हम उनसे भी बेहतर रहे हैं। आखिर ऐसी कुछ वजूहत तो हैं जो बांग्लादेश ने एक इंडिया और एक पाकिस्तान जिनसे वो पीछे था उनसे कुछ आगे निकला और उसने अपना फोकस ही टेक्सटाइल पे रखा। आपने बताया भी कि टेक्सटाइल में उन्होंने एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ा दी, लेकिन डाइवर्सिफाई नहीं कर सके, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे काम करते रहे। इंडिया पाकिस्तान ने इन चीज़ों पे काम कर रहा है, हमारी इकॉनमी भी काम कर रही है। इंडिया ने बड़ा ग्रो किया डॉक्टर साहब इसके अंदर। इंडिया ने पोस्ट 1991 और प्री 1991 इंडिया में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये बात गलत है कि पहले पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से बेहतर थी। पाकिस्तान की इकॉनमी कभी भी इंडिया से बेहतर नहीं रही एज अ फैक्टर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक पावर, कभी कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा। ओवरऑल इकोनॉमिक पावर में इंडिया पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा आबादी रखता है और यूजली उनकी इकॉनमी भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती ही रही है, लेकिन पर कैपिटा पाकिस्तान बेहतर होता था। अब वो चीज़ भी नहीं रही। अब इंडिया ने पर कैपिटा इंडिकेटर्स में भी पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है। मतलब इंडियन इकॉनमी इतनी बेहतर। इंडियन इकॉनमी 1991 में इंडिया में रिफॉर्म्स लाए थे नरसिम्हा राव, और उन्होंने कहा था कि हमें क्राइसिस फेस कर रहे हैं, हमें इस वक्त अपग्रेड की ज़रूरत है, और उन्होंने लिबरलाइजेशन की थी। और हुआ ये कि इंडिया में चीप लेबर था और इंडिया में टैक्स हैवी यूथ भी था। इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नरसिम्हा राव की लिबरलाइजेशन के बाद। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नरसिम्हा राव के उन सारे इकदामात को अपोजिशन ने इक़्तिदार में आकर रिवर्स नहीं किया, जैसे पाकिस्तान में होता है
कि जो चीज़ पिछली गवर्नमेंट ने किया हो चाहे अच्छी थी या बुरी थी उसको तलपट करके रख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी गई और बिजनेस को फलने फूलने का मौका दिया गया। मल्टीनेशनल्स इंडिया आए, उन्होंने इंडियंस के साथ नॉलेज भी शेयर किया, इंडियन कंपनीज के साथ। अब इंडियन कंपनीज बहुत सारे काम तो खुद ही कर रही हैं और मल्टीनेशनल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बदस्तूर इंडिया में बढ़ती जा रही है। उसका नतीजा ये हुआ है कि इंडिया पर कैपिटा इंडिकेटर्स में भी क्रॉस कर गया। एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स में परचेजिंग पावर पैरिटी की बात अगर आप करें, पाकिस्तान से इंडिया 10 गुना ज़्यादा इस वक्त इकोनॉमिक पावर रखता है और बांग्लादेश से उससे भी ज़्यादा रखता है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब, उसका रीज़न नरसिम्हा राव की पॉलिसीज थी, फिर सोवियत यूनियन का गिर जाना था और आपको पता है कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ इंडिया मूव हुआ, बहुत सारी चीज़ आ गई, तो वो एक बहुत बड़ी आबादी तो लेकिन इनका क्रेडिट चाहता है ना, नहीं उन्होंने क्रेडिट हम देते हैं डॉक्टर साहब, चाहे किसी ने भी काम किया और वो एक अच्छा काम था, जहाँ लोगों को गुर्बत से निकाला जाए वो जगह अच्छी और अच्छा काम होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन देखते हैं। बांग्लादेश 71 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है और वो क्लेम करते हैं कि हमने देखें कहाँ पहुँचा दिया अपने आप को। पाकिस्तान के साथ रहते तो क्या इससे बुरे होते या इससे अच्छे होते? एक जनरल सा सवाल था। नहीं देखिए, अब ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कहते हैं जी कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बड़ा फजूल था, कुछ था ही नहीं। बंगाली भी कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं था, पाकिस्तानी भी कहते हैं ऐसे ही बंगाली निकम्मे थे। तो अगर वो निकम्मे थे तो आज इतनी तरक्की कैसे कर गए? असल में वो निकम्मे उस वक्त भी नहीं थे। और अगर हम देखें ना ईस्ट पाकिस्तान के एंड वाले सालों के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो आपको ये पिक्चर नज़र आएगी कि ईस्ट पाकिस्तान जहाँ अभी पहुँचा है ना, अगर वो मुल्क इस तरह खूनरेजी से ना टूटता ना, ईस्ट पाकिस्तान इस लेवल को बहुत पहले क्रॉस कर लेता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी वाइज 71 में हुआ ये कि 71 की जो लड़ाई हुई ना, उसने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत की मुक्ति बानी वालों ने, इसके अलावा पाक फ़ौज की कुछ रिप्रेसल्स, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुकम्मल ड्राई अप हो गई, तो काफ़ी कुछ तबाह हुआ। फिर जो बच गया जंग से वो मुजीबुर रहमान साहब की नाअहल गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। 1971 से लेकर 1991 तक बांग्लादेश के पहले 20 साल नेट GDP ग्रोथ 0% थी। इतनी ज़्यादा करप्शन, इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट उस मुल्क में हुई कि सारा कुछ जो ईस्ट पाकिस्तान ने अचीव किया था वो मलिया मेट हो गया और दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अगर लेकिन आप 1969 में देखें, ईस्ट पाकिस्तान उस वक़्त भी वेस्ट पाकिस्तान को आउट ग्रो कर गया था मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में वो आगे निकल गए थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उधर आ चुकी थी, जूट इंडस्ट्री उधर बहुत तरक्की कर रही थी, इवन शुगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही थी। East Pakistan was moving forward at a faster rate than West Pakistan in the end 60s। एंड 60s में ये बात नज़र आना शुरू हो गई थी कि ईस्ट पाकिस्तान अब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। शुरू के सालों में ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल स्लगिश था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेफिसिट में आया था। जब 1947 में मुल्क बना था, इधर एक भी फैक्ट्री नहीं थी पूरे ईस्ट पाकिस्तान में। 600 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने पाकिस्तान के दौर में। अगर वो सारा कुछ तबाह ना हो जाता तो ईस्ट पाकिस्तान आज बहुत आगे होता। ये लेवल वो एशियन टाइगर 90s में बन जाते, बल्कि अभी तो वो और ऊंचे लेवल पर compete कर रहे होते, साउथ कोरिया के साथ compete कर रहे होते। और यही सेम गोज फॉर वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की इकॉनमीज इन टैंडम में कैपिटलिस्टिक इकॉनमी चला रहे थे, जैसे साउथ कोरियन मॉडल है, अमेरिकन एड भी मिल रही थी और वेस्ट पाकिस्तान भी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। दोनों सूबों ने इम्प्रेसिव ग्रोथ शो कराई 1960s में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिससे जाहिर हो रहा था कि अभी आगे और बढ़ेगी ये ग्रोथ। लेकिन हुआ ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन आ गई। उसने एक तो प्राइवेट इंडस्ट्री का वो कबाड़ा किया कि वो आज तक कवर नहीं हो सका नुकसान। और इस बात को इशरत हुसैन साहब ने भी अपनी किताब में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट करार दिया और यूजुअली वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने भी यही कहा कि ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ वेस्ट पाकिस्तान के लिए, नहीं तो वेस्ट पाकिस्तान भी एशियन टाइगर बन जाता 90s तक। तो सियासतदानों की कुछ गलत पॉलिसियों बेसिकली आपस की लड़ाई, ना इत्तफाकी, वो दो बैलों वाली कहानी पढ़ लें। बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि इत्तफाक में बरकत है। अगर ये दोनों सूबे इत्तफाक से रहते और पॉलिटिकल लीडर्स नफ़रतें पैदा ना करते, शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुकम्मल तौर पर सेल्फिश इंटरेस्ट के तहत कौम को कुर्बान ना करते, फ़ौज को इक़्तिदार का चस्का ना लड़ता, फ़ौजी जर्नैल इक़्तिदार पर सांप बनकर ना बैठ जाते, बल्कि एक आइनी कंसेंसस की तरफ बढ़ते, दोनों सूबों के दरमियान दूरियाँ ना होती, इस्लाम जिसके नाम पर मुल्क बना था उसको वाकई नेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंस दी जाती और उसकी बेस पर एक यूनिफाइड नेशनहुड क्रिएट किया जाता पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो आज हम इकोनॉमिकली भी दोनों बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होते।
डॉक्टर साहब बड़ा तफसील से और बड़ा डिटेल जवाब दिया। बड़ी मुझे इस बात की खुशी होती कि इस्लाम के नाम पे लिया हुआ मुल्क जो था दोनों भाइयों की तरह, अनफॉर्चुनेटली दोनों भाई इस वक्त फेलियर नज़र आ रहे हैं और डोमिनेंट पावर इस वक्त हिंदू इंडिया नज़र आता है। दोनों इनकी जो इकोनॉमीज़ हैं, और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इकोनॉमी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है कि वो ये है कि जैसे वो होता है ना कि एक बहुत अच्छा सा पेंट कर दिया गया हो एक बहुत टूटी फूटी दीवार पर। बेसिकली जो चल रहा है वो एक ब्राइबरी का साइकिल है। रिसेंटली एक एनालिस्ट है रीमा उमर, उन्होंने ये बात कही कि जी करप्शन से तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और इस पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। लेकिन बांग्लादेश वो मुल्क है जो करप्शन पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। बांग्लादेश में ये एक कॉन्ग्लोमरेट इस्टेब्लिश हो गया, और ये उनकी अपनी स्टडीज़ को मैं कोट कर रहा हूँ इस पर, कि होता ही है बेसिकली कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे आर मेंबर्स ऑफ द असेंबली और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड जनरल्स, और एक ब्राइबरी का साइकिल है कि जर्नैलों और फौजियों को और अरबाब इख्तिदार को रिश्वतें दी जाएं और उनसे अपने हक़ में कंसेशंस लिए जाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। उस बेस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है कि उसको हर जगह से एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, उसमें लेबर लॉज को कोई लिफ्ट नहीं कराता टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि जो मर्जी लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती रहे, खैर है। इसके अलावा एक और चीज़ के जो ड्यूटी फ्री पॉलिटिक्स हैं बांग्लादेश के अंदर, जो है इंटरनल टैरिफ्स के ज़रिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दी जाती है। ओवरऑल एक वो चीज़ है ना कि एक करप्शन का साइकिल इस्टेब्लिश हुआ है जिसमें सारे इस बहती गंगा में नहा रहे हैं, और चूंकि ओवरऑल इकॉनमी बढ़ी है तो उसके असरात कॉमन मैन तक भी पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट से आ रहा है। इस तरह बांग्लादेश की इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, सारी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर कर रही है। लेकिन और फिर एक और भी चीज़ है जो पाकिस्तान से उनका डिफरेंस है, जुडिशरी की पावर उधर है ही नहीं। 4th अमेंडमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, जिसके बाद जज मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव के मातहत हो गए। तो पाकिस्तान में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना हर डील पर, अब पाकिस्तान में अगर आप लेबर लॉज पे ये वाले काम करें ना जो बांग्लादेश में हो रहे हैं, तो उस पर फिर ये होता है कि फ़ौरन सुओ मोटो एक्शन आ जाता है। लेकिन बांग्लादेश में वो जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करें वर्कर को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे आर वेरी पावरफुल, उन पर कोई लॉ नहीं लगता, दे आर अबव द लॉ। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि इतना चीप लेबर है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल पर बिकती बहुत है, सस्ती होती है, तो उससे बढ़ गया। लेकिन शाखे नाजुक पर जो आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। एक दो मसला ये है कि करप्शन की ग्रोथ का एंड पे उमूमन अंजाम जो हमने हिस्ट्री में देखा है वो ये होता है कि लोग अगर एक वक्ती शौक भी लगे ना, अभी तो चलें स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बेहतर हो रहे हैं, अगर एक वक्ती शौक आता है किसी ग्लोबल इवेंट के नतीजे में आता है कि टेक्सटाइल्स की बांग्लादेश की कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है, टेक्सटाइल की डिमांड ही ड्रॉप हो जाती है, सोशल अनरेस्ट फैल सकता है। अगर सोशल अनरेस्ट फैले तो फिर वही वाली बात जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था कि एक दफ़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया तो पूरी बांग्लादेश की इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा, और वो इस करप्शन के नतीजे में फैल सकता है। अगर कल को आईनी जद्दोजहद आ जाती जी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी करें, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हो जाता है, जुडिशरी क्लैम्प डाउन कर देती है टेक्सटाइल करप्शन पर, और उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाती है। ये तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर बांग्लादेश इसको साइड स्टेप कर ले, वो ये है कि अगर ये कुछ साल इसी तरह ग्रो करते रहे ना, अल्टीमेटली यही टेक्सटाइल वाले ही डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर देंगे। एक दफ़ा अगर डाइवर्सिफिकेशन हो गई ना और क्रैश ना आया तो फिर बांग्लादेश के ये गेन सीमेंट हो जाएंगे। आई होप दैट हैपन्स, क्योंकि उस सूरत में फिर बांग्लादेश की ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ अभी फ्रेजाइल लग रही है वो नहीं रहेगी, उनका इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे कि जी हाँ, इंडिया के ईस्ट में एक और इकोनॉमिक पावर का सूरज भी तुलू हुआ चाहता है। शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल एनालिसिस। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम को देखें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, कमेंट करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।